अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन के ऊपर। आज हम जो है वो इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, पूछेंगे जो वाटर ट्रीटमेंट के लिहाज से सारी चीज़ें लगाई गई होती हैं। तो मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है। सबसे पहले जो है मेरे साथ है मोहम्मद मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरा मेरे पास है मोहम्मद सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीसरा मेरे पास मौजूद है मोहम्मद साजिद राव साजिद। वालेकुम सलाम सर। ठीक है, तो सारे ठीक हो? तबीयत सेहत सबकी ठीक है? सब ठीक है। घबराना नहीं है, ये नॉर्मल सा इंटरव्यू है। इससे आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। इंटरव्यू में इस तरह के सारे चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो मेरे साथ न्यू मेंबर जो मौजूद है वो है मोहम्मद सरफराज। तो इससे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पता कर लेते हैं सीक्वेंस का। जो हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही आ रही है, पानी इन करते हैं और आउट करते हैं, वो फ़िल्टर हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं। जी, सीक्वेंस बता दें पहले। रेनवट से जी जी पहले तो सबसे पहले तो हमारे पास डैफ की फीड है। जी जी उसके बाद फिर हमारे पास ऊपर FCT टैंक लगा हुआ है, फ्लैश टैंक लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे वो जो लगा है वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि उसमें केमिकल वगैरह जो हम डोज करते हैं, सही है, पैक और पैम, ताकि वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। सही है, उसके बाद हमारे पास जो डैफ का वो लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है, पानी उसमें आता है। सही है, उसमें हम एयर मिक्स करते हैं सही है, और जिससे मतलब वो जो हमारा टर्बिडिटी है, मड वगैरह है, वो नीचे जम जाता है सही है, और जो साफ़ पानी होता है, वो हल्का पानी होता है, वो प्रोडक्ट में चला जाता है, डेफी प्रोडक्ट बन जाता है वो। सही है। कैपेसिटी भी बता दें साथ साथ। 20 टन कैपेसिटी हमारे जो हमारे पास जो लगी पड़ी है। सही वैसे है, तो मुख्तलिफ होती है हर इंडस्ट्री में। सही है, और उसके बाद हमारे पास UF लगा हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट है वो। सही है, वो वैसे तो टर्बिडिटी के लिए लगाया गया है वैसे, हाँ हाँ, और वो 100% तकरीबन टर्बिडिटी को लेस करता है। सही है, और इसका कोई रिजेक्ट भी नहीं है, इसका कोई। सही है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सही है। एक इसमें डिस्क फिल्टर हम यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये ऑटो पे होता है। ऑटो पे होता है ये। सही है, और इसमें डिस्क फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है। ये 120 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। 130। 130 माइक्रोन तक के। सही है। तो इसमें हम दो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, एक पैक कर रहे हैं, एक SMBS यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो पैक जो है ये जो है हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, इनको गुच्छे की शक्ल में इनको वो कर देता है, सही है, बना देता है। हाँ, और हमारे पास जो लाइनें लगी हुई हैं वो भी जिगजैग की तरह लाइनें लगी हुई हैं ताकि इसमें पैक केमिकल मिक्स हो जाए। सही है, और फिर हमारे जो अल्ट्रेशन है हाँ, ये इनको कर लेती है। सही है, और जब हमारी बैक वाश करिए फैक्ट्री की सूरत में, फ्लशिंग की सूरत में वापस रिजेक्ट चला जाता है। ठीक हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट से पहले हम SMBS यूज़ करते हैं, जो फ्री क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यानी क्लोरीन को किल करने के लिए जी जो हम केमिकल इस्तेमाल कर जी। रहे हैं वो SMBS है। इसकी क्लीनिंग के लिए हम 3 केमिकल यूज़ करते हैं। सही है, एक हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सही है, कास्टिक, और एक HCl यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और मेम्ब्रेन का साइज़ भी बता दें साथ। 0.01 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का साइज़ होता है। ठीक हो गया, यानी इससे जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। जी ठीक है, जी। और जो कम वाले होंगे यहाँ से गुजर जाएंगे। गुजर जाएंगे। तो इसे दो या इस तरह के एक दो बता दो कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हाँ, सिलिका, आयरन, इस तरह नहीं के। वो क्रॉस हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वायरस, नहीं नहीं, वायरस भी क्रॉस हो जाता है। फंजाई। बट ठीक है, दो हो गए। एक हमारे पास टोटल सस्पेंडेड हो गया, जी जी। ठीक है। दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। इन दोनों का जो साइज़ होता है वो 0.01 से ज़्यादा होता है। वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। उसके बाद हम इसकी क्लीनिंग करते हैं तो ये, या बैग वॉश करते हैं तो ये यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उसके बाद ये उसका जो प्रोडक्ट है, जो की प्रोडक्ट है वो हमारा RO की फीड बन जाती है। ठीक है, RO की फीड बन जाती है तो इधर हमारे पास सबसे पहले हम थोड़ा फीड थोड़ा कर दिया। अच्छा, फीड्स फीड में हम जो RO की फीड है इसमें हम बायोसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल। तो उसके आगे हमारे पास मल्टीमीडिया लगा हुआ है। सही है, मल्टीमीडिया के जो हैं इसमें 3 मीटर लगे होते हैं। सही है, तो एक होता है सैंड फिल्टर है, सही एक मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर,
हाँ एंथ्रासाइड हाँ और गार्नेट होता है। सही है। तो इसके बाद हमारे पास ये भी टर्बिडिटी को ख़त्म करने के लिए ये लगाया गया है हमारे पास। सही है। और ये 35% तक तकरीबन टर्बिडिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेज हमारे पास आ जाता है एक्टिवेटेड कार्बन का। ठीक है। और सॉरी, इसका जो प्रेशर डिफरेंस होता है इन और आउट का 0.5 तक होता है इनका दोनों। नहीं, आगे बता दें, आगे हमारे पास कौन सा सिस्टम लगा हुआ है? एक्टिवेटेड कार्बन लगा हुआ है। ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन में भी हमारे पास जो लगे हुए हैं, इसमें भी हम एंथ्रासाइड ही यूज़ करते हैं वैसे तो, हाँ हाँ क्योंकि ये 100% ये वो कार्बन को ख़त्म कर देता है। कार्बन को? नहीं नहीं, कार्बन कार्बन इसमें भी कार्बन यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, कार्बन यूज़ करते हैं। और इसके आगे क्या लगा हुआ इसके आगे सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। है? एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत बता दो भाई, ये कौन कौन सी चीज़ों को रिमूव करने के लिए लगाया गया है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डस्ट हो गई, स्मेल और कलर, टेस्ट वगैरह, सही। सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लगाया इसके है। बाद? इसके बाद सॉफ्टनर है। ठीक है। सॉफ्टनर में हम सोडियम जियोलाइट यूज़ करते हैं हम सही केमिकल, है। जिससे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसको ऊपर लगाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम ये हमारे पास इसके बाद जो यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए सोडियम जियोलाइट लगाया जाता है। जी जी, सही है। इसके बाद हमारा जो सॉफ्टनर से पानी गुजरने के बाद हम इसमें SMPS दो हमारे पास केमिकल है एंटी स्केलिंग, सही है। वो यूज़ करते हैं ताकि मेम्ब्रेनों में स्केल वगैरह ना बन जाए हमारी में। ठीक हो गया। तो इसके बाद कार्ट्रिज फिल्टर लगा हुआ है, सही वो है। 5 माइक्रोन का होता है। सही है। और इनका जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो भी इन और आउट का वो 0.5 तक होता है। 0.5 नहीं, सिर्फ 5? सिर्फ 5 तक होता है। ठीक है। ये हमारे पास कार्ट्रिज लगा हुआ है, उसके बाद? हाई प्रेशर पंप लगे हुए हैं हमारे पास। सही है। इसका फंक्शन भी बता दो। इसका फंक्शन इसलिए है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन का पोर साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, सही तो है। हमें पानी इसको इन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो इसके सही। लिए सिर्फ हाई प्रेशर पंप ही दरकार होते हैं। इस वजह से ये ठीक। लगाए गए हैं, सही है। हाई प्रेशर पंप लगे गए हैं। ठीक है। यानी हमारे पास आगे मेम्ब्रेन आ गई, उसका साइज़ भी बता दो। इसका जो RO मेम्ब्रेन साइज है उसका है 0.0001 माइक्रोन। 0.0001 माइक्रोन। जी। ठीक है। और जो हमारे पास साल्ट्स आ रहा होता है उसका क्या साइज़ होता है? सास जो आ रहा था हमारे पास 0.0007 माइक्रोन। माइक्रोन का होता है। ठीक है। और मेम्ब्रेन की वैसे तो हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ साइज़ होता है, सॉरी साइज़ तो एक ही होता है, जो लेंथ होता है डाया होता है वो हर इंडस्ट्री में चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लगाई गई है मेम्ब्रेन, उसकी लेंथ और डाया? लेंथ इसकी 40 इंच है और डाया जो है इसका 8। ठीक है। आर के बाद क्या लगा हुआ है? और उसके बाद EDI लगा हुआ है हमारे पास। कितने टन का? 10 टन का है, 2 उसमें सेल लगे हुए हैं, दो एक में 5-5 टन के 2 में। ठीक है। वो यानी कि आर से बाद में क्यों लगाया जाता है? ताकि जो इसमें मज़ीद जो उसमें वो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं हाँ हाँ। हम ख़त्म करने के लिए TDS को, यानी जो चीज़ें कनेक्टिविटी को। यानी जो चीज़ें आर से बच जाती हैं उनको जी, रिमूव उसमें- करने के लिए। ठीक है। इसके बाद कहाँ जाता है पानी हमारा? उसके बाद हमारा DM टैंक में चला जाता है, डीमिनरलाइजेशन वाटर। ठीक हो गया। हाँ भाई मोहम्मद मदनी, तो इन सारी चीज़ों से, सारे इंटरव्यू से क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा है वो ज़रा शेयर कर दो। यानी यानी कार्बन यानी कि मल्टीमीडिया क्या होता है, हाँ और उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हुई। और क्या मालूमात मिली? यानी कि इसमें यानी सबसे पहले नीचे यानी कि स्टेनर प्लेट लगी होती है, ठीक है। और यानी कि और इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद जो साल्ट होते हैं जो उसको यानी कि इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल। साल्ट को रिमूव करने के लिए नहीं होता, ये साल्ट को रिमूव किया जाता है हमेशा सोडियम जियोलाइट के ज़रिए। सोडियम जियोलाइट से। साल्ट को वैसे रिमूव करने के कई तरीके होते हैं, यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है ना वो हमारे पास सोडियम जियोलाइट है। सोडियम जियोलाइट। अच्छा, और क्या सीखने को मिला? और सॉफ्टनर है जो, हाँ हाँ। और उसमें यानी कि सॉफ्टनर यानी कि पानी में जो जो यानी कि हार्ड वाटर होता है मतलब सॉफ्ट वाटर में यानी कि तब्दील करता है। ठीक हो गया। और और उसके बाद कार्ट्रिज है,
और उसके उसके आगे यानी कि हाई प्रेशर यानी कि पंप लगता है, यानी कि बहुत बड़ी स्पीड के साथ यानी कि पानी जा रहा है। सही हो गया। वो और क्यों स्पीड से दिया जाता है? वो इसलिए आता है, अगर ये दो पंप ना हो तो ये फिर ये पानी स्पीड से नहीं जाएगा, यानी मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होगा। ब्रेन से कहाँ से जाएगा। ठीक हो गया। यानी मेम्ब्रेन को पानी देने के लिए हमेशा हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जी क्योंकि हम जो मेम्ब्रेन को पानी दे रहे होते हैं वो हाई कंसनट्रेटेड होता है, यानी उसमें हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, पीएच भी होती है, ठीक है, टीडीएस होते हैं, थोड़ी बहुत हार्डनेस होती है, आयरन होता है, सिलिका होता है, टर्बिडिटी होती है। तो ये चीज़ें ऐसे मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सकती, ठीक है। उसको क्रॉस करने के लिए हमारे पास हाई प्रेशर पंप लगाया गया है। और क्या सीखने को मिला? और यानी कि इसके बाद होता है रोटामीटर लगा हुआ है, और इसके अंदर यानी रिजेक्ट है, और उसके RO2 के यानी कि दो मतलब पंप लगे हुए हैं। हाँ, और इसमें चार यानी केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। कौन कौन सा? यानी कि इसमें यानी कि 4 केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि एक होता है हमारे पास सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद ये मोहम्मद साजिद बता देंगे भाई केमिकल कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। आरओ में जी जी। जी सर, हमारा फ्री क्लोरीन को रिमूव करने के लिए SMBS सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज़ हो रहा है, और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए बायोसाइड। बायोसाइड बैक्टीरिया किल के लिए, ठीक है। और स्केल को ख़त्म करने के लिए ब्रेन में जो स्केल बनती है तो हम्म। एंटी स्केल इस्तेमाल हो रहा है, और और पीएच बढ़ाने के लिए कास्टिक। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारी पीएच जो होती है वो कम आ रही होती है आरओ में, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? कास्टिक सर। ठीक है। और इसके अलावा? सर हमारा आपसे एक दो क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। सर जैसे हम आर को जो दे रहे हैं प्रेशर हाँ हाँ आर में ब्रेन को, हाँ। तो उसका इनलेट इतना होता है, आउटलेट इतना, इनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? जब मेम्ब्रेन लगाई जाती है ना, जी। तो वो हमेशा देखा जाता है, ठीक है, इन और आउट कितना है, वो जो होता है वो ही होता है हमेशा। उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है। जैसे सर अगर इन हमारा आ रहा कुछ और आउट उस पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है, तो जैसे हम CIP करते हैं हाँ तो हाँ। हमें कैसे पता लगेगा भाई इससे इतना प्रेशर बढ़ गया, इतने माइक्रोन बढ़ गया है, तो अब CIP की हमें ज़रूरत पड़ी है? वो मेम्ब्रेन जो होती है ना, डिज़ाइन की जाती है, जो भी कंपनी लगाती है ना वो डिज़ाइन करती है भाई आपने इसको इन जो प्रेशर देना है ना वो इतना रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे होता है कि हमने 240 PSI जो है वो मेम्ब्रेन हमारी बर्दाश्त करेगी, ठीक है। जब हमारा 240 PSI से इंक्रीज़ हो जाता है ना, तब हमारी लीकेजेस शुरू हो जाती हैं, तभी हमें CIP करनी होती है। ठीक सर। इसके अलावा सर अब हमारी गेजें लगी हुई ना, उसमें हमें प्रेशर बता रहे हैं बार या PSI में, हाँ, तो इनका डिफरेंस माइक्रोन में कितना आना चाहिए कि हमें पता? वो मैंने बता दिया ना, जब मेम्ब्रेन लगाई जाती है ना, ठीक है, तब नोट किया जाता है भाई इसका जो डिफरेंस है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इन हो रहा है ना, वो हो रहा है हमारा 150, और जो हमारा रिजेक्ट है, ठीक है, वो हमारा आ रहा है 160-70। तो ये कितना हो गया? 20 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद जब इंक्रीज़ होता है, उससे इंक्रीज़ होता है, तो तब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और सर ये हमारा मल्टीमीडिया और ACF और जैसे सॉफ्टवेयर होगा, इनका इनलेट और आउट जो प्रेशर है हाँ, इनमें कितना डिफरेंस है? वो 2 से लेकर 6 तक, 2 से 6। ठीक है। ठीक है। वैसे 5 होना चाहिए इस तरह नॉर्मल, ठीक है। जब इसे इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी बैक वॉश कर ली जाती है। ठीक है, शुक्रिया। इसके अलावा शुक्रिया। ठीक है। हाँ भाई मोहम्मद मदनी, तो जो हमारे पास डैफ है हमारी इंडस्ट्री में, यानी इधर जो लगाया गया जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो कितने टन का है? प्रेस्ट कर रहे हैं यानी कि 20 टन का। ठीक है जी। हमारे पास UF अल्ट्रा 20 टन का। ठीक है। RO 10 टन का है। ठीक है जी। और EDI तकरीबन 20 टन का ना, 10 टन या 8 टन का। ठीक है जी, ये 10 टन का है, ठीक है। EDI का जो एक यूनिट होता है ना वो 5 टन का होता है। 5 टन। फिर वो आप खुद देखते जाओ कि जितने भी यूनिट लगे होंगे ना इंडस्ट्री में,
तो जो सिस्टम वहाँ पे लगा होगा वो उतने टन का बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास EDI लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कैसे कौन सा फंक्शन इस तरह किया जाता है कि हमारे जो TDS आ रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं? इसमें चार्ज की सूरत में हमारा ये अमल हो रहा होता है। यानी चार्ज- इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यानी हमारे पास NaCl आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है जी Na के ऊपर, जी नेगेटिव आ रहा है Cl के ऊपर, ठीक है, तो ये टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए, जी तो फिर इनको रिजेक्ट के ज़रिए निकाल लिया जाता है। निकाल कर- जो हमारा EDI लगा हुआ है, EDI टोटल सिस्टम, जी उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं? उसमें एक UV लाइट लगाई हुई है, ठीक है, इसमें कार्ट्राइज फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये लगाए हुए हैं, सेल लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा कोई? इसके अलावा बस यही है। यानी कि ये सिस्टम है सारा, ठीक है। EDI का रिजेक्ट भी होता है, रिजेक्ट है हमारे पास, मुख्तलिफ होता है हमारे पास एक टन। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे डैफ का बता दो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजोल्व एयर फ्लोटेशन, ठीक है। UF की? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, RO की? रिवर्स ऑस्मोस, ठीक है। और EDI की? इलेक्ट्रो डाइमेंशन यूनिट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो डी आयोनाइजेशन यूनिट सिस्टम। इलेक्ट्रो डीआईनेशन यूनिट, हाँ भाई, जो EDI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो डी आयोनाइजेशन यूनिट। ठीक है। इसके अलावा जो हम पानी फीड कर रहे होते हैं RO को, उसकी pH कितनी होनी चाहिए? और अगर कम आ जाती है तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है मेम्ब्रेन को? अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो आर ओ फीड कर रहे होते हैं वो 7.5 से 8.5 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारी जो मेम्ब्रेन में भी स्केल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। स्केलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। सही है, अगर कम हो जाती है तो फिर इधर कुरेजन की तरफ जाएगा। इसके अलावा कोई सिस्टम बताओ। इसके अलावा पूछ लें, बता देते हैं। मैं बता देता हूँ। जो हम RO को फीड करते हैं ना, pH वो हमारी होती है 7.5 से 8.5, ठीक है। इसमें जो होता है जब इंक्रीज़ हो जाती है तो पानी में मौजूद जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो पानी से अलहदा हो जाता है, तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन के जो प्रेशर होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर कम आती है तो जो सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, वो अलहदा हो जाता है, वो भी मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से हमें जो pH होती है वो 7.5 से 8.5 के दरमियान में रखनी चाहिए। मेम्ब्रेन का क्या साइज़ होता है? आरो मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन की कितनी किस्म है? सर मेम्ब्रेन की 4 टाइप है, कौन कौन से? माइक्रो मेम्ब्रेन, सही है, यूएफ मेम्ब्रेन, सही है, नाइनो मेम्ब्रेन एंड आरो मेम्ब्रेन। ठीक है। और इनका फुल फॉर्म भी बता दो जाओ साथ साथ, और साइज़ भी बता दो। सर जो माइक्रो मेम्ब्रेन है उसका 0.1 होता है साइज, ठीक पोर साइज होता है, और यूएफ जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमारी उसका 0.01 होता है पोर साइज, सही है, और उसके बाद हमारा नैनो मेम्ब्रेन आ जाता है, उसका जो पोर साइज है 0.001 होता है, उसके बाद हमारा आ जाता है आरो रिवर्स ऑस्मोस, तो उसका पॉइंट साइज जो होता है पोर साइज वो 0.301 होता है। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और कोई सीखने को मिला वो क्या मिला है? बहुत कुछ सीखा है, अभी अभी क्या सीखा है वो ज़रा शेयर कर दे। यानी मल्टीमीडिया के बारे में कोई सीखा है, और उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में, ये तो पहले भी सीख लिया यार। यानी कि RO1 और RO2 के बारे में सीखा है, और यानी कि डायमंड पानी, यानी कि डायमंड जो हमारा टैंक लगा हुआ है उससे यानी कि पानी कहाँ से आता है कि ये को सीखा है, और रॉ वाटर यानी कि टैंक से के बारे में सीखा है ऐसा, यानी कि और उसके बाद यानी सोलर को पानी हम यानी कि किस तरह देते हैं ये भी इसको ये कुछ सीखा है। सही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सबसे पहले मुझे ये बता दो कि हमारे पास लगी हुई हैं स्टेजें RO की, इनको एक साथ क्यों नहीं लगाया गया? इसका क्या फंक्शन है ये बता दो।
जो R01 की है, जो जो हमारा जो ये RO डबल स्टेज लगा हुआ है, तो इनको एक साथ इसलिए नहीं लगाया जाता कि कुछ जो है वो R1 में ट्रैप हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, सही है। और कुछ सार्स वगैरह जो भी है, बाकी जो रहते हैं वो R2 में हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। सर इसका एक फ़ायदा भी है बताओ। सर, वो ये कि जैसे हमारे पार्टिकल है ना, R01 पे, RO मेम्ब्रेन पे 1 की, स्टेज 1 की जो मेम्ब्रेन है उस पर ट्रैप होते हैं, और जो बच जाते हैं वो RO2 की यानी स्टेज 2 की मेम्ब्रेन पे ट्रैप होते हैं। अगर ये सारा एक ही सिस्टम लगा हो तो हमारी जो मेम्ब्रेन पे है ना, वो जो पार्टिकल हैं कुछ बच जाएंगे जो कि आगे चले जाएंगे, और यानी एक मुकम्मल जो तरीका है पानी का ट्रीटमेंट का वो अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसे ठीक है। बच जाएंगे जो कि आगे चले जाएंगे, इसलिए वो डबल स्टेज लगाया ताकि जो बच जा रहे हैं दोबारा एक मरतबा फिर मेम्ब्रेन से गुजरें वो भी ट्रैप हो जाए। सही है। और सर फिर दूसरा ये कि अगर एक ही वो होगा तो मेम्ब्रेनें हमारी जल्दी चोक भी होती हैं, सही है। क्योंकि स्टेज 1 ही होगा तो उसमें ज़्यादा मेम्ब्रेनें लगा दे, ज़्यादा शेल लगा के, तो मेम्ब्रेनें जल्दी चोक हो सकती हैं। सही है। तो जैसे अब RO2 लगा हुआ स्टेज 2, तो अगर ज़्यादा मेम्ब्रेनें चोक होती हैं वो RO1 की होती हैं, RO स्टेज 2 की बहुत कम होती हैं, क्योंकि उधर यानी मसला बहुत कम ही जाता है आगे। सही है। यानी कहीं भी अगर सिस्टम लगाना है तो ये सिस्टम जो है वो बेस्ट है। ज़्यादा बेस्ट है। सही है। स्टेज यानी इससे हमारे एक, जो मेम्ब्रेन हाँ, है वो चौक नहीं होंगी। सारी सेकंड मेम्ब्रेनें, स्टेज हाँ वाली। सेकंड स्टेज वाली मेम्ब्रेनें चोक नहीं होंगी, ख़राब नहीं हाँ, होंगी, कुछ मेम्ब्रेन हमारे बच कुछ जाएंगी। मेम्ब्रेनें बच जाएंगी। ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, उसकी हमने CIP करनी है। CIP जो है ये क्या है? सर ये क्लीन इन प्लेस है, इसका क्या मतलब है? यानी जिस जगह पे खड़ा है वहीं पे उसकी सफाई करना, क्लीन करना, उसको साफ करना। ठीक है। इसके कितने तरीके होते हैं क्लीन करने के? सर 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? SD क्लीनिंग। अच्छा। नहीं, CIP करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है क्लीन इन प्लेस हाँ और दूसरा होता है मेम्ब्रेन को निकाल के जी, उसकी साफ, क्लीनिंग करना। हाँ ठीक है। ठीक है। इसकी क्लीनिंग करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या मेथड होता है? सर एक लो pH केमिकल यूज़ करते हैं हम, सही है। और एक हाई pH से उसकी क्लीनिंग करते हैं, दो के यानी एसिड बेस। एसिड बेस। सिर्फ 2 केमिकल इस्तेमाल करता है? जी सर। कितने केमिकल इस्तेमाल करता है? 3 केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा? एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए, सही है। और तीसरा बायोसाइड सही है। होता है केमिकल। पहले किससे करेंगे? पहले एसिड से करनी चाहिए वैसे तो। कैसे, क्यों? एसिड से ही क्यों करनी चाहिए? नहीं है, ऐसे भी है। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा पहले हम एसिड से करें या बेस से करें? अगर हमारे जो आगे TDS जो है, TDS नॉर्मल आ रहे हैं हमारे, हाँ हाँ। तो मतलब हमारे पास जो पीछे हो रही है वो हमारे पास एसिडी को, हमें एसिडी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो अच्छा हमारे पास पीछे मेम्ब्रेन में कोरोजन हुई पड़ी है। अच्छा। अगर हमारे TDS आगे प्रेशर तो बढ़े ही हुए हैं हाँ हाँ और रिजेक्ट भी बढ़ा हुआ है, हाँ। और हमारे पास जो TDS हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जो मेम्ब्रेन है वो स्केलिंग हुई पड़ी है, जो उसके अंदर क्योंकि जो सार्स वगैरह हैं वो पानी के साथ आगे की तरफ आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे TDS बढ़े हुए हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। यानी फॉलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, फॉलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो हमें फिर उससे बेस से करना चाहिए। फर्ज करें आप कह रहे हो कि भाई ये फॉलिंग हो रही है, जी ठीक है, तो अगर फॉलिंग हो रही है तो फिर तो हमें बेस के साथ करना चाहिए पहले। जी। इसमें ये होता है कि सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए CIP को कि फॉलिंग हो रही है या स्केलिंग हो रही है, ठीक है, तो उसी हिसाब से इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, क्लीनिंग भी ठीक होगी। अगर हम ऐसे ही एसिड के साथ करते रहते हैं, जो मेम्ब्रेन का जो पोर साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए भाई फॉलिंग हुई खड़ी है या स्केलिंग हुई खड़ी है, ठीक है। ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो हमेशा फॉलिंग के होते हैं, तो इसलिए पहले बेस के साथ कर लेना चाहिए। इससे हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जो है वो क्लीनिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग करने के बाद भी हमारे जो पैरामीटर आ रहे होते हैं वही आ रहे होते हैं, उसकी रीज़न यही होती है, ठीक है, इसलिए फॉलिंग के साथ करना चाहिए। केमिकल कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? केमिकल एसिड,
बेस और बायोसाइड के। कौन कौन से करते हैं? सर एसिड बेस, और HCl कास्टिक यानी, और बायोसाइड। हाँ, 3 केमिकल इस्तेमाल होता है, ठीक है। एसिड, बेस और बायोसाइड, सही है। ठीक। और यूएफ की भी हम क्लीनिंग करते हैं ना, जी सर। ठीक है। वो किस हिसाब से करनी चाहिए? सर उसकी भी क्लीनिंग 2 तरह की होती है, 2 तरह की, कौन कौन सी? एसिडिक क्लीनिंग, बेस क्लीनिंग। बायोसाइड कोई नहीं होता उसमें? बायोसाइड भी होती कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं? है, ये एसिड बेस और बायोसाइड। एसिड में कौन सा आ जाता है हमारे पास? HCl ठीक है। और बेस में? कास्टिक आ जाता है। और बायोसाइड में? बैक्टीरिया किलर। हाँ, कौन सा होता है? बायोसाइड बैक्टीरिया किलर। कोड बताऊँ केमिकल का? केमिकल, केमिकल। सर केमिकल है, बायोसाइड एक केमिकल है ना, ये बैक्टीरिया किल कर रहा है। वैसे नाम बता दो कोई भी बायोसाइड का, कोई केमिकल बता दो। 300। वो तो कोड है यार, मैं बता रहा हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा, सोडियम। ठीक है। तो यूएफ की क्लीनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए? सर वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन सी क्लीनिंग करनी है, मेम्ब्रेन में स्केलिंग है या फुलिंग है, उस हिसाब से पहले। ठीक है। हाँ भाई, अपना मोहम्मद मदनी, क्या सीखने को मिला कहाँ से? इसी वीडियो से जो हम बना रहे हैं? बहुत कुछ सीखा, यानी केमिकल के बारे में जो यहाँ पर यानी प्लांट जो मोहम्मद सरफराज ने बताया उसका कुछ पता चला है? ये पता लगा, क्या पता चला है? यानी कि जो कुछ उन्होंने बताया कुछ ना कुछ पता लगा है। जो पता चला वो शेयर कर दे। यानी वो इसको यानी यूएफ में जो यानी कि जो केमिकल इस्तेमाल हो, यानी एसिड, बेस, दे बायोसाइड इस्तेमाल होते हैं। ठीक। बायोसाइड में कौन सा है हमारे पास? बायोसाइड डाईअमोनियम सल्फाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। एसिड में कौन सा है? एसिड 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 यानी कि HCl है, H2SO4 है। ठीक है। और बेस में बेस में? बेस में यानी कि ये हाइपो हो गया। ये बेस में नहीं है, कास्टिक हमारा बेस है, कास्टिक। ठीक है। एसिड में हमारे पास HCl है, HCl। ठीक है। बायोसाइड में हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास बेस में जो है वो कास्टिक है, ठीक है। इससे हम क्लीनिंग कर सकते हैं। यूएफ का रिजेक्ट होता है? यूएफ का रिजेक्ट हाँ, जी होता है। यूएफ का रिजेक्ट होता है? नहीं सर, जो फ्लशिंग वगैरह होती है ना, वही बस रिजेक्ट में जाता है, बाकी उसका कोई ऐसा रिजेक्ट नहीं है। ठीक है। जब हम फर्ज करें यूएफ चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है? सर अगर हम कर रहे हैं उसको मैनुअली ऑपरेट, नहीं, ऑटो पे कर रहे हैं। हमारे वाला प्रोसीजर बताएं जो कि हमारा लगा हुआ है। जैसे मैं उसका कोड वगैरह है लॉक का, वो खोलने के बाद तो उसके वाल वगैरह चेक करते हैं सही है। कि कोई पंप का वाल वगैरह ऐसा नहीं है, बंद तो नहीं है, सही है। तो उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पैनल लगा होता है ना, पैनल, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, यानी कि इस पे अभी कौन सा स्टेप हो रहा है, अभी कौन सा स्टेप हो रहा है, अभी कौन सा स्टेप हो रहा है। जी सर, सबसे पहले फ्लशिंग होती है, ठीक फिर है। बैक वॉश, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विस पे आ जाता अच्छा, उसके बाद? है सर। उसके बाद ये क्योंकि ऑटो पे चल रहा होता है तो इसकी जो होती है क्लीनिंग वगैरह। कौन कौन सा स्टेप होता है? पहले तो होता है फ्लशिंग होता है, सही है। फिर सर्विस मोड होता है, सही है। फिर एयर सोकिंग होती है, सही है। फिर ड्रेन होता है, सही है। और फिर बॉटम बैक वॉश, सही है। फिर पहले टॉप बैक वॉश, फिर बॉटम बैक वॉश, ठीक है। और जो 7 जो होती है रिवर्स फ्लशिंग, रिवर्स फ्लशिंग होती है। यानी कि 7 स्टेप होते हैं टोटल। कौन से कितने? 7 स्टेप होते हैं। ठीक है। जब भी हम यूएफ चलाते हैं ना,
होता तो वो ऑटो पे ही है, मैनुअल तो नहीं चला रहा उसको, लेकिन उसके कुछ स्टेप होते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है, वो 7 होता है। जी सर, कितने 7 स्टेप होते हैं। ऑटो पे वो सारे होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आर ओ उसका यूएफ का रिजेक्ट होता है, यूएफ का नहीं होता। ठीक है। जी। ये किसको रोकने के लिए काम मतलब लगाया जाता है, ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं? यानी हाई प्रेशर पंप को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, ठीक है। और इसके अलावा डैफ के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात दे दो भाई। जो डैफ होता है, ठीक है, उस पे जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्किंग किस तरह कर रहे हैं? जो पैक केमिकल जो यूज़ करते हैं ये गुच्छे बना देता है, जो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं सारे। तो जो हमारे पास एकोफ्लाग है, दूसरा केमिकल यूज़ करते हैं, हम एकोफ्लाग यूज़ करते हैं, सही है। वो सेटलिंग का काम करता है। वो अच्छा, सेटलिंग मतलब किस तरह? वो जो गुच्छे होते हैं उनको नीचे बिठा देता है उनको, अच्छा, फिर फिर वो ड्रेन के ज़रिए फिर वो नीचे से निकल जाते हैं। बाकी हमारे पास जो पानी होता है वो साफ़ पानी वो ऊपर की तरफ आ जाता है, हम उसमें एयर मिक्स करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पीएच को एडजस्ट करने के लिए केमिकल जो यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास यूएफ, ठीक है। यूएफ पे जो हमारे पास डिस्क फिल्टर है, ठीक है, वो कौन कौन से पार्टिकल्स को रोकता है? कौन कौन से पार्टिकल्स, बैक्टीरिया हो गई और एलजी वगैरह हो गई, सही है। और सब चीज़ें फंजाई वगैरह, बाकी सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी होते हैं 130 माइक्रोन से कम जो भी होते हैं सब। कम वालों को रोकता है जी जी, या बड़े वालों को रोकता है? बड़े वालों को रोकता है। यानी जो 130 माइक्रोन से बड़े होंगे उनको रोक लेगा, जो छोटे होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। वो वैसे हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ होता है, साइज़ भी और ये भी सारा कुछ, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन मोहम्मद मदनी, इसके अलावा कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना। सीखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। जो यूएफ होता है वो हाई प्रेशर को रोकने के लिए नहीं होता, ठीक है। हाई प्रेशर यार एक पंप है, उसको किस तरह रोकेगा? पानी में मौजूद जो चीज़ें होती हैं ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए हमारे पास और बैक्टीरिया, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।